स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे? ठीक ठाक हो? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स आज हमने करना है। अगर आपको याद हो, लास्ट वाले वीडियोज में हमने, ठीक है, हमने टॉपिक किया था आपका कि वो कौन से ऐसे फैक्टर जो होते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है किसी मटेरियल की डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था बच्चे। ठीक है, उससे पहले ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिसिटी के बाकी कंसेप्ट्स किए हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियोज नहीं देखे, ठीक है, तो इधर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले वो वाले वीडियोज आप जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद ही आप इस चीज को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, या फिर हम इसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, ग्रुपिंग की जगह पे वी कैन आल्सो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो नेम से देखिए क्लियर हो रहा है कि हमें रजिस्टर्स को कंबाइन करना है। क्या करना है? हमें कंबाइन करना है उनको, मतलब एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेज जो हैं उनको हमें क्या करना है, एक जगह पे कंबाइन करना है। ठीक है, तो इस चीज को बच्चे आपने याद रखना है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वो हमेशा, ठीक है, दो तरह से उसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेज टू ग्रुप एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बच्चे सीरीज, ठीक है, इन सीरीज, और दूसरा होता है इन पैरेलल। ठीक है, ये दो मेथड जो हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, ठीक है, ग्रुप करने के या उनको कंबाइन करने के। तो इनके जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल जो हैं, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत जगह पे यूज होनी है बच्चे। अगर 10th की बात करें तो सिर्फ आपको रजिस्टर्स की ग्रुपिंग करनी है, लेकिन अगर आप 12th क्लास में हो, ठीक है, तो 12th क्लास में बच्चे ग्रुपिंग जो है वो ऐसे कूट कूट के भर रखी है। ठीक है, ग्रुपिंग जो है, जैसे कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग होगी, रजिस्टर्स की होगी, सेल्स की होगी, इंडक्टर्स की होगी। ठीक है, तो देर आर मैनी ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है? कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमने सेल की एग्जांपल ले ली। ठीक है, सेल, मान लीजिए हमारे पास 3 सेल जो हैं, उनको हमें सीरीज में, पहले सीरीज में कनेक्ट करना है, उसके बाद उनको करना है हमें पैरेलल में कनेक्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 सेल जो हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट सेल C1, ये है सेल C2, ठीक है, और ये वाला है हमारे पास सेल C3। ठीक है, तो ये 3 सेल जो हैं, अब हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यही इसी को सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। करते क्या है हम? एक का जो नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट होगा। ठीक है, इसका भी नेगेटिव अगले के पॉजिटिव को कनेक्ट होगा, इसका जो नेगेटिव होगा वो इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, मतलब क्या है, डिफरेंट टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इनके साथ कोई, मतलब जैसे बैटरी लगा दी या कुछ भी, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट लगा दिया, बैटरी लगा दी मान लीजिए, तो ये होगी बच्चे सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, अब अगर हमें इनको पैरेलल में कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। ठीक है, ये 3 सेल जो है हमारे पास C1, C2 और C3। अब क्या करना है? सीरीज में हमने डिफरेंट ऑपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट किया, इसमें हमने सेम टर्मिनल को कनेक्ट करना है ऐसे। पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को। ठीक है, तो सेम टर्मिनल जो होंगे वो कनेक्ट होंगे पहले आपस में ऐसे। ठीक है, और इसके बाद ये कनेक्ट किए जाएंगे किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट के साथ
ऐसे, ठीक है। तो ये है बच्चे सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। इसके बाद आइए एक और चीज जो आपको समझने वाली है, जब कंपोनेंट्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हर एक कंपोनेंट के पास जो करंट जाएगा वो सेम होता है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट के पास करंट क्या होगा, सेम होगा। वहीं जो पोटेंशियल होता है बच्चे वो होता है डिफरेंट, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। पैरेलल की अगर बात करें तो जो करंट है ये डिफरेंट होता है हर एक के पास, और जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। उल्ट हो गया इससे, ठीक है। इसमें करंट सेम, इसमें पोटेंशियल सेम, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें करंट डिफरेंट, ठीक है। तो ये फंडामेंटल जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे चाहे कोई भी कंपोनेंट हो हमारे पास, ठीक है। ये वाली चीज। चलिए अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर उस मटेरियल को बोलते हैं जिसकी कोई रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो हमने जैसे लास्ट टाइम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था तो उसके सिंबल भी आपको करवाए थे, अगर याद हो। रेजिस्टेंस का सिंबल बच्चे ये होता है ऐसे, ठीक है। पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। सॉरी, रेजिस्टेंस है तो आर से डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है। चलिए इसके बाद पहले हम कर रहे हैं बच्चे रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। रजिस्टर्स इन सीरीज ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए 3 रजिस्टर हैं, आप कितने भी मान सकते हो, 1 2 3 जितने मर्जी, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास 3 रजिस्टर जो हैं ऐसे, ये है R1, लेट इट बी R2, ठीक है, एंड R3। ये 3 हमारे पास रजिस्टर जो हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो इनको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी के साथ, ठीक है, एंड लेट दिस बी द की, ऐसे। ये है की के, ठीक है। डिस्टेंस का वैसे तो कोई मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन पैटर्न वही रहेगा सेम, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जब सीरीज में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंट है। पहले के पास पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, दूसरे के पास पोटेंशियल V2 मान लीजिए, और जो थर्ड है लेट इट बी V3, ठीक है। करंट सेम होगा सभी के पास। करंट जब हमने की ऑन कर दी, ठीक है, की ऑन कर दी तो करंट चलेगा I, वो सभी के पास सेम जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिए। तो ओम जला हमने किया था लास्ट टाइम, ठीक है। ओम जला क्या होता है, क्या है, V इज इक्वल टू IR, यही किया था, ठीक है। तो यहां से देखिए, अगर आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है ग्रुपिंग के लिए, अगर आप एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हो चाहे किसी भी कंपोनेंट के लिए कर रहे हो, तो याद रखिए आपने बच्चे स्टार्टिंग कहां से करनी है। स्टार्टिंग हम करेंगे जो चीज डिफरेंट है, ठीक है, जो चीज डिफरेंट है। सीरीज में क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में क्या डिफरेंट है, करंट, ठीक है। तो जब सीरीज के लिए कर रहे हैं हम पोटेंशियल से शुरू करेंगे, पैरेलल वाले में करंट से, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस R1, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस R1, इसको नाम दे देते हैं V1, V1 है, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा, V किसके इक्वल होता है, IR, IR, रजिस्टर क्या है, R1 है, ठीक है, R1 के अक्रॉस है। ऐसे ही पोटेंशियल अक्रॉस R2, ये क्या होगा, V2 इज इक्वल टू IR2, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल अक्रॉस R3 क्या आएगा, V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए I के साथ हमने 1 2 3 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट सभी में सेम जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल, ठीक है, टोटल पोटेंशियल
टोटल पोटेंशियल मान लीजिए V है हमारे पास, ठीक है, क्या है V, तो किसके इक्वल आएगा, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे, ठीक है। किसमें है ये पोटेंशियल, सीरीज में, तो हम इसको टोटल को VS नाम दे देते हैं, S फॉर क्या है, सीरीज है, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यूज, V1 की क्या है IR1, इसकी क्या है IR2, और V3 की क्या है IR3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब Vs क्या है, Vs है हमारे पास टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं RS, वही S फॉर सीरीज, ठीक है। मतलब नाम दे दिया, कोई भी नाम तो रखेंगे ही ना, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसका कोई ना कोई नाम तो रखेंगे बच्चे, ठीक है। तो नाम हमने रख दिया RS, ठीक है। करंट तो सेम ही होगा, कॉमन कर लीजिए करंट, I को कॉमन कर लिया, क्या रह गया अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो इधर रह गया, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे करंट को हम, ठीक है, करंट को कॉमन कर लेते हैं दोनों साइड से, ठीक है, RS I R1 प्लस R2 प्लस R3 यही आ जाएगा, ठीक है। I से I जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो RS हमारे पास किसके इक्वल आया बच्चे, ये आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये तब था जब सिर्फ 3 रजिस्टर जो है हमारे पास, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा हो, कितने भी हो सकते हैं, तब हम इसी को जनरलाइज कर सकते हैं बच्चे, कैसे, मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर जो है, ठीक है, कितने n नंबर, तो इसको प्लस RN तक ले जाइए, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखना है हमें वर्डिंग में, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। इक्विवेलेंट का मीनिंग जो एंड पे टोटल रेजिस्टेंस आएगी, जो नेट रेजिस्टेंस होगी उसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ओके। तो सीधा हमने डायरेक्टली सम करना है उनका R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे, ठीक है, जितने भी हैं रेजिस्टर्स उनका डायरेक्ट आप बस सम कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद है बच्चे रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हमें करना क्या है, देखिए एक तो डायग्राम डिफरेंट आएगी, ठीक है, डायग्राम कैसे डिफरेंट आएगी, ऐसे, ठीक है। तो करेंगे क्या हम, देखिए पहले हम रजिस्टर्स को, ठीक है, आपस में कनेक्ट करते हैं ऐसे, R1 R2 R3 ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो इनको कनेक्ट कर देना है हमें ऐसे, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V है जिसकी वोल्टेज मान लीजिए प्लस माइनस, ये है की के, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहां से करंट चलेगा, ठीक है, यहां पे आके उसने डिवाइड हो जाना है 3 पार्ट्स में, ठीक है। मान लीजिए इधर को करंट I1 गया, इसके पास गया I2 I3, ठीक है, फिर से यहां पे आके ये तीनों ऐड हो जाएंगे, फाइनल करंट I ही रहेगा हमारे पास, ठीक है, जब हमने की जो है वो इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो फिर से वही चीज आपको जैसे पहले बताया कि कहां से शुरू होते हैं हम शुरू होते हैं उस क्वांटिटी से जो कि डिफरेंट हो। इसमें पोटेंशियल से शुरू हुए थे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट था। अब यहां पे कहां से शुरू होंगे, करंट से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, करंट अक्रॉस R1, ठीक है, यहां पे I1 I2 I3 आएगा इसको तो इरेज ही कर देते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, करंट थ्रू R1, थ्रू R1, ठीक है, उसको नाम दे दीजिए I1, जो करंट R1 में से पास हो रहा है। तो किसके इक्वल आएगा, देखियो
V इज इक्वल टू आई आर था, तो I इज इक्वल टू V ओवर R आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। करंट किसके इक्वल आया, V ओवर R, कितनी है रेजिस्टेंस R1। ऐसे ही करंट थ्रू R2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको I2 लिख लेते हैं, ये आ जाएगा V ओवर R2, ठीक है। और जो है करंट थ्रू R3, इसको I3 और V ओवर R3 लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए हमने कहीं पे भी V के साथ 1 2 3 नहीं लगाया, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो सेम है यहां पे, ठीक है। तो टोटल करंट, ठीक है, अभी टोटल करंट फाइंड करेंगे। टोटल करंट क्या आएगा, करंट किसमें है, पैरेलल में बात कर रहे हैं, तो टोटल करंट को नेम दे दिया IP, किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए I1 I2 और I3 की। V1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू V ओवर R1, I2 की V ओवर R2 प्लस I3 की क्या आएगी, V ओवर R3, ठीक है, ये चीज आ गई। तो IP क्या है, टोटल करंट है, ठीक है। टोटल करंट किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल तो V है क्योंकि सेम ही रहता है, नीचे रेजिस्टेंस टोटल लेनी है, टोटल रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं बच्चे RP, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब क्या करना है, देखिए इस साइड से V को कॉमन कर लीजिए, ऐसे V को कॉमन कर लिया, अंदर 1 बाय R2 1 बाय R3 ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। अब V से V कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। तो क्या रह गया हमारे पास, क्या आया, क्या रह जाएगा, देखिए 1 बाय RP, 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आया पैरेलल के लिए। सिमिलरली इसको भी हम जनरलाइज कर सकते हैं टू एनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस अप टू 1 बाय Rn, ठीक है। ये है फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ओके, तो यहां से कंक्लूड क्या कर रहे हैं हम, देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस RP, लेकिन उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बचे टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इक्वल टू सम तो हो ही रहा है, यहां पे भी प्लस साइन आ रहा है बीच में, लेकिन किनका सम है, सम है रेजिस्टेंसेज के रेसिप्रोकल का, ठीक है, ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल के लिए, ठीक है। तो याद रखिए सीरीज में सीधा ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐड करते जाना है, और जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं रेजिस्टर्स तो उनके रेसिप्रोकल का सम आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल का सम। ओके, तो इसके बाद आइए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट हो सकता है आपने पहले भी छोटी क्लासेज में पढ़ रखा हो, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट होता क्या है बच्चे, हम देखते हैं कि जब भी किसी मटेरियल में से, किसी वायर में से या फिर किसी अप्लायंस में से करंट पास होता है कुछ टाइम के लिए, तो वो जो मटेरियल है या फिर वो जो अप्लायंस है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है, हीट होना शुरू हो जाता है, देखा है ना ऐसा, ठीक है। कोई भी अप्लायंस है, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, बल्ब जो है, मतलब सभी जो अप्लायंसेज हैं या फिर जो वायर जो हैं वो सभी हीट होना शुरू हो जाते हैं
जब उनमें से करंट पास होता है, ठीक है। तो इसी चीज को बच्चे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, व्हेन करंट पासिस थ्रू अ मटेरियल, करंट पासिस थ्रू अ मटेरियल, ठीक है, थ्रू अ मटेरियल, इट गेट्स हीटेड, ठीक है, इट गेट्स हीटेड। तो हीट हो जाता है, विच इज कॉल्ड, या फिर ऐसा लिख लीजिए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो हीट है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो हीट है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये हम यहां पे फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड क्या करना है हमें, हीट, हीट क्या होती है, हीट होती है एक तरह की एनर्जी, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना आपने पहले। हीट क्या होती है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमें गर्मी या सर्दी का एहसास करवाती है ना। तो हीट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है बच्चे, तो हमें एक्सप्रेशन फाइंड शुरू कहां से करना है, वर्क डन से, ठीक है। याद रखिए इस चीज को, जब भी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना हो तो हम बच्चे स्टार्ट करते हैं हमेशा एनर्जी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, वर्क से शुरू करना है हमेशा। इलेक्ट्रिकल वर्क किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा V इंटू क्यू। कैसे कैसे आया, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ रखी है, क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहां से वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, V इंटू क्यू, ठीक है। तो ये वाला आ गया V इंटू क्यू। अब इसके लिए वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, वर्क डन इज इक्वल टू, अब Q को हम IT लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, IT। क्यों, क्योंकि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यहां से चार्ज किसके इक्वल आ गया, करंट इनटू टाइम, ठीक है, चार्ज की वैल्यू करंट इनटू टाइम पुट कर दी। तो यही जो वर्क डन है, ठीक है, दिस वर्क डन will store in the form of heat energy, ठीक है, in the form of heat energy, ओके। तो इसको हम लिख देते हैं बच्चे H, H किसके इक्वल आया, VIT के इक्वल, ठीक है। V की वैल्यू आप IR पुट कर सकते हो, ओम लॉ से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR इंटू I इंटू T, तो क्या आ गया, H किसके इक्वल आया, I स्क्वायर RT, ठीक है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हीट जो है बच्चे वो इसके इक्वल होती है I स्क्वायर RT के इक्वल, वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर, और कितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है उसके ऊपर। तो तीन फैक्टर जो है जिनके ऊपर हीट जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को, सेम रिलेशन जो है हमारे पास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीटिंग लॉ ऑफ, सॉरी, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है बच्चे, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस इक्वेशन को बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आती हैं सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। देखिए जब भी कहीं पे भी हीट प्रोड्यूस हो तो हम उसको मतलब बुरा मानते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि वो एक तरह से एनर्जी का लॉस होता है जब भी हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि देखिए हीट प्रोड्यूस हुई वो अब किसी ना किसी एनर्जी से तो आई होगी, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है, ठीक है।
तो ये वाली जो हीट प्रोड्यूस होती है बच्चे, इसका हमारे लिए कोई काम नहीं रहता, वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जानी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हीट प्रोड्यूस जो है वो हर बार हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हो, ठीक है। कई बार हमें हीट चाहिए भी होती है, और इसी चीज का हम यूज करते हैं बच्चे। बहुत सारे अप्लायंसेज है हमारे पास, जैसे पहला है बल्ब, ठीक है। बल्ब जो होता है, अब जो बल्ब है, आपने देखा होगा कि बच्चे जब हम लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं बल्ब की, ठीक है, तो वो पूरी तरह से एकदम से नहीं मतलब जलना शुरू करता, ठीक है। थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पूरी तरह से ब्राइट होने में। और हम ये भी देखते हैं कि जब कुछ टाइम के लिए बल्ब चलता रहे तो वो गर्म भी हो जाता है, ठीक है। तो वो यही चीज है, हीटिंग इफेक्ट है करंट का। जब उसके फिलामेंट में से करंट पास हुआ बल्ब के फिलामेंट में से, तो वो फिलामेंट जो है बच्चे वो गर्म होना शुरू हो जाता है, और गर्म होके लाइट एमिट करता है, ठीक है। गर्म होने के बाद लाइट एमिट करता है, इस चीज को याद रखिए। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का यूज किया गया है एक अच्छे काम के लिए, ठीक है। तो बल्ब क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और ये उसको कन्वर्ट कर देता है दो पार्ट्स में, एक लाइट एनर्जी और दूसरी बचे हीट एनर्जी, ठीक है। दोनों एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, ठीक है। अब जो यहां पे गर्म कौन सी चीज होगी, ये होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब, ठीक है। जो आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक बिल्कुल ब्रीक सा स्प्रिंग टाइप एक मतलब कंपोनेंट होता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और आप ये याद रखिए कि जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, किसका, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन एक अलॉय है जिसका के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों रखा जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जो बल्ब है वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर झेल सके और वो जल्दी मेल्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर जल्दी मेल्ट हो जाएगा फिर तो फायदा ही क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद बल्ब जो होगा वो फ्यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल ऐसा चूज करना पड़ता है जो कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर पाए, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक लाइट जो है वो उसको एमिट करता रहे, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चे सेकंड, हीटिंग अप्लायंसेस, ठीक है, हीटिंग अप्लायंसेस। अब ये हीटिंग अप्लायंसेस क्या है, हीटिंग अप्लायंसेस क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे अप्लायंस हम ऐसे यूज करते हैं जो हमें हीट देते हैं, जैसे हीटर हो गया, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया बच्चे, गीजर हो गया जिससे हम पानी गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गई जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, ठीक है, वहां पे भी तो हीट प्रोड्यूस होती है, इसी चीज का यूज किया जाता है, इसी का, ठीक है। करंट पास होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके अलावा और हीटर हो गया, गीजर हो गया, आयरन होगी, और इलेक्ट्रिकल कैटल, ठीक है, और हेयर ड्रायर होता है जो, ठीक है, हेयर ड्रायर, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, अभी फिलहाल माइंड में नहीं आ रही। ऐसा करूंगा मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चे ये एप्लीकेशन जो है वो सारी की सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे लिंक होगा, आप वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बताने का मीनिंग यहां पे होता क्या है, ठीक है, एक उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्डरिंग मशीन जो होती है, ठीक है, सोल्डरिंग मशीन होती है जिसको काविया भी बोलते हैं हम, जिसको वायर को एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो भी मतलब सेम चीजें हैं, ये सभी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि जब इनकी हम स्विच ऑन करते हैं, मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है, तो वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा जल्दी गर्म होते हैं,
और ये करते क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बच्चे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है? अब ऐसा तो नहीं होता कि सारे मटेरियल गर्म होना शुरू हो जाते हैं, नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो इनका मटेरियल है, ठीक है, जैसे इसमें फिलामेंट होता है, इन सभी मटेरियल में बच्चे एलिमेंट लगा होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट जो होता है, याद रखिए, ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का, ठीक है। अब नाइक्रोम भी बच्चे एक अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। ये वाले भी जो मटेरियल हैं, ठीक है, ये भी जल्दी मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ये बेयर कर सकते हैं, तभी ये गर्म होते रहते हैं और खराब नहीं होते, ठीक है। तो नाइक्रोम इनका जो है मटेरियल होता है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, और वो है बच्चे फ्यूज। क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज। थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, अब ये फ्यूज क्या है? आपने देखा होगा, ठीक है, अपने घरों में बहुत बारी हर एक अप्लायंस के पीछे, ऑलमोस्ट हर एक अप्लायंस के पीछे ऐसा एक छोटा सा ऐसा कंपोनेंट लगा होता है। यहां से हमें एक बिल्कुल ऐसे ब्रेक सी वायर दिखती है अंदर, इसके बहुत ज्यादा ब्रेक होती है, जितना अपना हेयर थिन होता है उतनी थिन वायर होती है, ठीक है। तो ये तो दोनों होते हैं मेटल के कैप्स, ठीक है, मेटल कैप्स। एक एंड जो है वो मेन सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है, मेन सप्लाई के साथ, ठीक है, जिधर से करंट आना है। जो दूसरा एंड है ये होता है अंदर अप्लायंस के, मतलब जिस भी अप्लायंस के अंदर हम इसको लगाएंगे, ठीक है, ये अप्लायंस के अंदर होगा। तो होता क्या है बच्चे, ये वाली जो वायर है, ठीक है, पहली चीज, ये वायर जो है ये बनी होती है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, याद रखिए इसको, ठीक है। और जो लेड टिन का अलॉय है बच्चे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है, इसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखा जाता है, ठीक है, ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है ये? एक सेफ्टी डिवाइस है बच्चे। सेफ्टी डिवाइस का मीनिंग, जिसको हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अप्लायंसेज को ये ज्यादा करंट से बचाता है, किसी भी तरह के डैमेज से, जो कि ज्यादा करंट से हो सकता है डैमेज किसी अप्लायंस को, उससे बचाता है। कैसे बचाता है? देखिए, मान लीजिए करंट जो है वो ज्यादा आ रहा है, एक्सेसिव करंट आ रहा है, तो क्या होगा, जब जे वाला करंट इस वायर में से पास होगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, जितना करंट ज्यादा होगा उतनी ही हीट भी ज्यादा होगी। तो ये वायर जो है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, और हीट होके ये मेल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, बहुत थोड़े से टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जो एक्सेसिव करंट आ रहा था वो अप्लायंस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से उसका कनेक्शन है जो वो टूट चुका है, ठीक है। तो ये भी एक हीटिंग इफेक्ट के रिलेटेड बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चे है आपका इसी चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है? इलेक्ट्रिक पावर, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। होती क्या है, पावर आपने पढ़ चुके हो 9th क्लास में, वर्क एनर्जी पावर वाला आपने चैप्टर किया है। तो पावर किसके इक्वल होती है बच्चे, पता है आपको? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है। वहां पे वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्योंकि वो मैकेनिकल पावर पढ़ी थी आपने, यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब किसी बॉडी ने एक गिवन टाइम में कितना वर्क किया है, उसको हम उसकी पावर बोल देते हैं, ठीक है।
तो पावर किसके इक्वल आएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आती है बच्चे इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, पावर की जो एसआई यूनिट है बच्चे वो होती है वाट। क्या है, वाट, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करना है 1 वाट को। ठीक है, तो 1 वाट क्या होगा, पावर की यूनिट हमने लिख दी 1 वाट। ये क्या है, वर्क डन। वर्क डन की एसआई यूनिट 1 जूल, टाइम की सेकंड। ठीक है, तो यहां से क्या आया हमारे पास, 1 वाट किसके इक्वल आया, 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया। तो इसको वर्डिंग में लिख दीजिए बच्चे। क्या लिखेंगे, पावर इज सेड टू बी 1 वाट। पावर जो है वो 1 वाट होती है, कब होगी लेकिन, जब कितना वर्क डन हो, 1 जूल, कितने टाइम में हो, 1 सेकंड के। ठीक है, when 1 joule of work is done in 1 second। ठीक है, तब हम पावर को 1 वाट बोल देते हैं बच्चे। ओके, चलिए इसके बाद इसके साथ ही याद रखिए कि जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए इसके बाद देखिए, पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब हम अभी पढ़ के आए हैं वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वही पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से टी, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे Q ओवर टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या होता है, वर्क सॉरी करंट। तो पावर किसके इक्वल आई, पोटेंशियल इनटू करंट। ठीक है, और इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, V की वैल्यू पुट कर दीजिए IR। ठीक है, फ्रॉम होम चला, V किसके इक्वल है, IR के इक्वल। तो P किसके इक्वल आ गया, I² R के इक्वल, ये आ गया। ठीक है, अब ये है देखिए पोटेंशियल और करंट की टर्म्स में, ये है करंट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में। इसको हम पोटेंशियल करंट को V ओवर R लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, V² ओवर R। ठीक है, ये V और I की टर्म में, ये I और R की टर्म्स में, ये V और R की टर्म्स में। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन है बच्चे आपके पास पावर के। ठीक है, इसके बाद है ये तो होगी पावर। ठीक है, इसके बाद ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमें करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की वैसे तो एसआई यूनिट बच्चे जाउल होती है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये होती है बच्चे किलोवाट आर। ठीक है, किलोवाट आर में मेजर किया जाता है। जैसे कि हम घरों में जो हमारे मतलब बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या मेजर करते हैं कि कितने किलोवाट एनर्जी जो है वो यूज हुई है। ठीक है, कि हम बोलते हैं कि कितने यूनिट्स। जैसे हमारे पंजाब में ठीक है 8 रुपीज है एक यूनिट एनर्जी के। ठीक है, एक यूनिट के 8 रुपए। तो उसका मीनिंग क्या है कि 1 किलोवाट आर एनर्जी के 8 रुपए हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर किसके इक्वल है बच्चे, किलोवाट आर। वाट किसकी यूनिट है, पावर की। ठीक है, तो वाट में कब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 वाट। आर को सेकंड्स में कीजिए, क्योंकि हमें एसआई यूनिट में अगर लेकर आना है इसको। आर को सेकंड में करेंगे तो क्या आएगा, 3600 सेकंड्स। तो क्या आ गया ये 36 इंटू 1 2 3 4 5 जीरोस, 10⁵ वाट सेकंड। अब ये वाट सेकंड किसके इक्वल आएगा,
ये आएगा बच्चे इक्वल टू जाउल। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 वाट किसके इक्वल था? 1 जाउल पर सेकंड। तो जहां से जाउल किसके इक्वल आ जाएगा? वाट इंटू सेकंड। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। 1 किलोवाट आर जो है वो होता है 36 इंटू 10⁵ जाउल। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करना है बच्चे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है बच्चे तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। ठीक है बच्चे, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।